बिना शर्त समर्थन देंगे, कांग्रेस ने कहा है। बिना किसी शर्त के समर्थन देगी कांग्रेस पार्टी यूपी में। तो उपचुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी, इंडिया न्यूज की खबर पर ये मुहर लगी है। तो 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर चर्चा थी कि सपा 2 से 3 सीटें कांग्रेस को देगी, लेकिन आपको बता दें कि बीते रात राहुल गांधी और अखिलेश यादव की फोन पर बाकायदा बातचीत हुई और अब सपा ने 2 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है गाजियाबाद और खैर सीट पर। चूंकि गाजियाबाद और खैर ये 2 सीट थी जो कांग्रेस को दिए जाने पर सहमति बनी थी, लेकिन देर रात दोनों लोगों के बीच, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर साफ कर दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से कि जीत जरूरी है और इसके लिए इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है और 9 की 9 सीटों पर सपा जो है चुनाव लड़ेगी। इस बात का ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। तो सपा ने 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गाजियाबाद और खैर सीट पर प्रत्याशी का ऐलान समाजवादी पार्टी ने कर दिया। गाजियाबाद और खैर से सपा ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए। गाजियाबाद से सिंहराज जाटव सपा के प्रत्याशी हैं और खैर से आपको बता दें चारू कैन सपा के उम्मीदवार हैं। गाजियाबाद से सिंहराज चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव जो हमने लड़ा, उसी आधार पर आज प्रश्न अपने संगठन को या अपने पार्टी को बढ़ाने का नहीं है, बल्कि आज समय है हम सबको मिलकर इस संविधान को बचाने का, आपसी भाईचारे को, सौहार्दता को मजबूत करने का और इन उद्देश्यों को लक्ष्य में रखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष और वहां के सभी वरिष्ठ नेताओं के सुझाव अनुसार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की इन सभी 10 विधानसभाओं में बहुत ही सफलतापूर्वक संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों की तादाद में वहां के कार्यकर्ता, वहां की जनता और वहां के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित रहे। और इस सफलता के बाद एक चीज का एहसास हमें हुआ कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को अगर हमने नहीं रोका तो आने वाले समय में यह संविधान, भाईचारा, आपसी सौहार्दता और भी कमजोर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में और तो सपा को बिना शर्त अब कांग्रेस जो है सपोर्ट कर रही है। साफ तौर पर इस बात का ऑफिशियल ऐलान भी कर दिया गया। इंडिया न्यूज भी इस बात का जिक्र बार बार कर रहा था कि सपा के प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं होंगे। और आखिरकार अब इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर लगी है, क्योंकि अब ऑफिशियल तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने सपा के समर्थन की बात कही है। सपा को बिना शर्त समर्थन देगी कांग्रेस पार्टी, यानी कि अब 9 की 9 सीटों पर सपा के प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे, जिन्हें कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। एक सीट मीरापुर, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि आरएलडी के प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं, और आखिरकार इस पर भी इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर लगी है और अब मीरापुर सीट पर आरएलडी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। अब सीतामऊ की सीट बची हुई है। सीतामऊ की सीट को लेकर इस बात की जानकारी है कि बीजेपी अपने प्रत्याशी को उतार सकती है। हालांकि निषाद पार्टी की तरफ से लगातार 1 से 2 सीट की मांग की जा रही थी। हालांकि अब एक भी सीट नहीं मिली, क्योंकि 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और एक सीट आरएलडी को मिली है
तो ये उपचुनाव अब बेहद, यहाँ पर आपको बता दें कि उपचुनाव जो है वो इस वक्त कांटे की टक्कर देखी जा रही है चुनावी मैदान में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक सीट आरएलडी को देकर 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारी है। एक सीट पर अभी और प्रत्याशी का ऐलान होना है, जिसके बाद 9 सीट की ये जो सियासी गणित है वो पूरी होते हुए, और चूंकि अब सभी प्रत्याशियों को अपना नामांकन करना होगा, एक दिन का समय शेष बचा है नामांकन के लिए। तो सपा ने 2 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। खैर से चारू को टिकट दी गई है और गाजियाबाद सीट से सिंहराज को टिकट मिला है। आरएलडी से मिथिलेश पाल को टिकट दिया गया, जो कि मीरापुर से आरएलडी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो ये 2 बड़ी खबरें इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने सुबह में अपने 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, एक सीट मीरापुर को लेकर जो है तमाम कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि अब कयास का दौर खत्म होते हुए आरएलडी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। दूसरी बड़ी खबर ये कि 9 की 9 सीटों पर सपा जो है अपने प्रत्याशी उतारेगी और कांग्रेस अपने किसी भी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में किसी भी सीट पर नहीं उतार रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने सपा को समर्थन दे दिया है, जिसमें अब ये मुकाबला जो है वो बेहद यहाँ पर रोमांचक नजर आ रहा है। दिलचस्प मुकाबला है, चूंकि सपा और बीजेपी की सीधे तौर पर टक्कर देखी जा रही है। आपको बता दें कि जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने फोन पर बातचीत की तो सोशल मीडिया पर इस तरह से पोस्ट डाला गया कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, जिससे ये स्पष्टता हो गई थी कि राहुल गांधी से जो बातचीत हुई अखिलेश यादव की वो सफल रही है। अखिलेश यादव ने जो बात की, राहुल गांधी की सहमति बन गई है और राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे चुनाव। राहुल गांधी जो है किसी भी अपने कांग्रेस के प्रत्याशी जो है किसी भी सीट पर नहीं उतरेंगे। इस वक्त ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद शबाब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद शबाब, 2 बड़ी खबरें हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एक बड़ी खबर ये, मीरापुर सीट पर आरएलडी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इंडिया न्यूज़ की खबर पर मुहर लगी, चूंकि हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मीरापुर सीट आरएलडी के खाते में जा सकती है। बाकी 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अब सीसामऊ की सीट बची। दूसरी बड़ी खबर ये कि सपा ने 2 सीटों पर, जो बची हुई सीटें गाजियाबाद और खैर की सीटें थी, चूंकि इसे कांग्रेस को दी गई थी। अब कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है तो 2 और सीटों पर सपा ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। क्या कुछ सियासी हलचल, क्या कुछ सियासी समीकरण, बताएं। बिल्कुल, देखिए अब जिन चीजों का इंतजार था वो भी हो गया है। गाजियाबाद से सिंहराज जाटव हैं, इनको मौका दिया है समाजवादी पार्टी ने, और खैर से जो है वो चारू कैन है, इनको प्रत्याशी बनाया गया है। और आरएलडी ने भी मीरापुर से अपना प्रत्याशी उतार दिया, मिथिलेश पाल को अपना प्रत्याशी बनाया गया। चूंकि कल नामांकन का अंतिम दिन है और कल शाम 4 बजे तक सभी प्रत्याशियों को अपना नामांकन कर लेना है। ऐसे में वक्त बहुत कम बचा है। सभी प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के साथ ही जो है वहां पर उनको अपनी कैंपेनिंग भी करनी है। एक सीट कुंदरकी बची हुई है, मुमकिन उम्मीद है कि वहां से भी आज अब से थोड़ी देर में चुनाव नाम प्रत्याशी का वो समाजवादी पार्टी बता देगी। लेकिन साफ तौर से उत्तर प्रदेश में जो सियासी सरगर्मियां हैं वो अपने चरम पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अभी एक सीट बची हुई है सीतामऊ, जहां पर उसे अपने प्रत्याशी का नाम देना है। समाजवादी पार्टी की भी अभी एक सीट बची हुई जहां पर उसे अपना प्रत्याशी का नाम देना है। तो अब साफ तौर से जो लड़ाई है वो आर पार की है, चूंकि अब तक प्रत्याशियों के नामों का इंतजार हो रहा था, प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान हो चुका है। तो अब पार्टियां जो है वो पूरी जोर आजमाइश में, पूरी जो लड़ाई है उसमें साफ तौर से दिखेंगी। और अब
जो है वो पोलिंग का समय देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि जो ये बातें कही जा रही हैं सरकार की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से, उनका कितना असर पड़ता है, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई है लोकसभा चुनावों के बाद, एक लिटमस टेस्ट है। और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए, गठबंधन के लिए बड़ा जो है ये वक्त जो है वो बड़ा बारीक है, बड़ा महीन है। चूंकि कांग्रेस ने किसी भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन उन्होंने सपोर्ट देने की बात कही है। अब कैसे उनका ये सपोर्ट होता है, किस तरीके से वहां पर जिन जगहों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतरे हैं वहां पर कैसे कांग्रेस उनको सपोर्ट करती है, क्या इंटरनल कैडर पर मैसेज जाता है, ये सारी चीजें देखने लायक होंगी। हालांकि अब कौन कितनी जनसभाएं करेगा इस पर भी थोड़ी निगाह रखनी होगी कि इन जगहों पर किस तरीके से कैंपेनिंग होती है, क्योंकि समय बहुत कम है, लिहाजा बहुत चीजें जो है वो जो भी होगा बहुत तेजी के साथ होगा। फिलहाल सारे प्रत्याशी ऑलमोस्ट उतर गए हैं। अब चुनाव की तारीखों का अब इंतजार जो है वो अब पोलिंग का होगा। जी बिल्कुल। प्रमोद हमारे साथ अलीगढ़ से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रमोद, खैर सीट से देखिए, आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने उम्मीदवार सुरेंद्र दिलेर को उतारा है, वहीं दूसरी तरफ सपा ने भी अब अपने उम्मीदवार की घोषणा आज कर दी है। हालांकि पहले ये सीट कांग्रेस को दी गई थी, लेकिन कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतार रही है। कांग्रेस ने सपा को समर्थन कर दिया है। अब चारू कैन को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों के बीच अगर हम सियासी समीकरण की बात करते हैं तो सियासी समीकरण किसके तरफ फिट ज्यादा बैठता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, जिस सूची का लंबे समय से इंतजार था वो सूची अब समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के बाद जारी कर दी है। हालांकि ये सूची जब जारी की गई है तो जाति समीकरण देखे गए, चूंकि चारू कैन एससी से आती हैं और ऐसे में उनके पति जाट हैं, यानी चौधरी हैं, और उसको देखते हुए चारू कैन को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया। चारू कैन इससे पहले बहुजन समाज पार्टी से 2017 में चुनाव लड़ी थी, हालांकि वो चुनाव जीत गई थी। जब से वो लगातार ग्राउंड जीरो पर, धरातल पर जनता के बीच पहुंच रही थी और आज अब तो तमाम लोगों से अपीलें करती हुई नजर आ रही थी। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी ने वहां से चारू कैन को प्रत्याशी खैर विधानसभा से बनाया है, तो निश्चित तौर पर अब जो मुकाबला होगा वो बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि इधर देखिए एक बड़ी खबर मैं बता दूं आपको, और मैं इसके प्रमोद भाई को अलावा थोड़ा सा अब चारू कैन को बनाया गया है, तो मुकाबला बड़ा कैड़ा रहेगा। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि चारू कैन का जो प्रोफाइल है वो उनके जो ससुर थे वो जिला पंचायत अलीगढ़ से अध्यक्ष रहे, तो ऐसे में वो राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। अब बात अगर खैर विधानसभा की जाए तो खैर विधानसभा जाट एक बाहुल्य है, ऐसे में उनके पति कार्तिक चौधरी जाट हैं और ये चारू कैन ऐसी तो जो समीकरण है, जातीय समीकरण, वो बेहद अजीब और गरीब मिलने वाले हैं। चूंकि ठीक है प्रमोद, रोकूंगी मैं आपको, आपके पास लौटूंगी। मोहम्मद शबाब, आप कुछ बड़ी जानकारी दे रहे थे, आपके पास कुछ बड़ी खबर है, बताएं जरा दर्शकों को। मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने सीसामऊ की जो रिमेन सीट थी वहां से कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है और सुरेश अवस्थी को सीसामऊ से सीट से प्रत्याशी बनाया गया है, यानी कि अब सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अनाउंस हो गए हैं। सुरेश यानी कि पूरी तरह से तस्वीर साफ हो गई है। बड़ी जानकारी दर्शकों के लिए यह है कि सीसामऊ सीट से बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान हो गया है। ये बड़ी जानकारी हमारे संवाददाता के जरिए आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी, बीजेपी ने सीसामऊ सीट से अपने प्रत्याशी उतार दिया है। सुरेश अवस्थी को उम्मीदवार बनाया गया है, यानी कि अब 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, 1 सीट यहां पर आरएलडी को मिली हुई है, तो 9 सीटों की तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो गई हैं और बीजेपी ने सीसामऊ सीट जो कि बची हुई थी वहां पर भी प्रत्याशी उतार दिए हैं। सुरेश अवस्थी इस वक्त अब चुनावी मैदान में हैं, उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो आज 9 की 9 सीटें फाइनल कर दी गई हैं। 1 सीट पर आरएलडी के प्रत्याशी, 8 सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी, यानी कि निषाद पार्टी जो उम्मीद लगाए बैठी थी वो उम्मीद कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ सपा ने अपनी 9 की 9 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सुरेश अवस्थी को उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। रवि, लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे थे सीसामऊ सीट को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी अपनी उम्मीदवार उतारेगी या फिर कोई एनडीए के जो सहयोगी दल है वो अपनी पार्टी उतारेगी, तो तस्वीरें स्पष्ट हो गई हैं। सुरेश अवस्थी का नाम फाइनल हो गया है। अब सियासी समीकरण किस तरह से बनते हुए नजर आ रहे हैं?
और देखिए 13 तारीख को मतदान होगा और निश्चित तौर पर इसको लेकर अब बिल्कुल अब अंतिम चरण पे सारी चीजें हैं। और निश्चित तौर पर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लेकर जरूर चर्चाएं थी और बीजेपी के सहयोगी दलों को लेकर चर्चाएं थी कि निषाद पार्टी को लेकर जो एक असमंजस स्थिति है क्या वो साफ होगी। हालांकि बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें करीब करीब जो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान है वो कर दिया गया है। हालांकि आरएलडी को भी एक सीट उसके खाते में गई है जिसको लेकर भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो चुका है। अब कांग्रेस पार्टी को लेकर जरूर साफ कर दिया है कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अब वो समाजवादी पार्टी का सहयोग करती है, क्योंकि जिस तरीके से सभी उन सीटों पर संविधान सम्मेलन करने की बात कही थी, सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी और 10 सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी है वो मजबूती के साथ जमीन पर उतरेगी उसको लेकर तैयारी थी। हालांकि अब समाजवादी पार्टी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी के लोग हैं चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसे में ये जरूर साफ कर दिया गया है कि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशियों का समर्थन है कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो करेंगे। हालांकि जब नतीजे आएंगे तो साफ होगा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने मिलकर जो चुनाव लड़ा है इस करीब अभी 9 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है उसमें कितने बेहतर परिणाम है वो उनके पक्ष में आते, क्योंकि इसके बाद अब 2027 की जो दिशा है वो तय होगी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सीटें अगर जीत हासिल करते हैं तो उसका सीधा फायदा है आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश में जो 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें देखने को मिल सकता है। हालांकि अब सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके बड़े बड़े दावे कर रही थी कि अभी जो ज्यादातर सीटों पे वो मजबूत है, कांग्रेस को जिस तरीके से कमजोर आंका जा रहा था और शायद यही वजह है, इस वजह से खैर और गाजियाबाद सीट देने की बात है वो कही जा रही थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया जिसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी ने ये भी ऐलान कर दिया कि उसकी सीट से तय करेगा और ये भी चर्चाएं थी कि कांग्रेस पार्टी शायद उपचुनाव न लड़े, ऐसा हुआ भी है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी सभा साथ मिलकर लड़ रहे हैं लेकिन प्रत्याशी हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं, सिंबल समाजवादी पार्टी का, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी सहयोगी के तौर पर जरूर है। अभी देखना होगा कि जब नतीजे आते हैं तो वो कितने बेहतर परिणाम की तरफ आते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन जरूर दिया है और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि इन सीटों पर किस तरीके से वो जीत दर्ज करती है, क्योंकि इसके ऊपर आने वाले समय में जो गठबंधन को आगे लेके जाना है 27 में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ना है वो भी कहीं ना कहीं इस पर निर्भर करेगा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती रहने वाला है किस तरीके से ज्यादा सीटों पर जो चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस का सपोर्ट भी रहेगा, तो ऐसे में कितनी सीटें वो हासिल ठीक है। रवि बने रहे हमारे साथ। प्रमोद, आप जो जानकारी दे रहे थे वहां के सियासी समीकरण को लेकर, जातीय समीकरण को लेकर, वो जरा आप कंप्लीट करें। बिल्कुल, देखिए सीमा, मैं आपको बता दूं खैर विधानसभा का जो जातीय समीकरण है वो एकदम अलग हटके है, यानी जाट बाहुल्य इलाका बोला जाता है और वहां लगभग 1.25 लाख जाट है और इसके अलावा वैश्य समाज के लगभग 75,000 मतदाता है और इसके अलावा क्षत्रिय समाज के भी लगभग 70 से 75,000 मतदाता है। ऐसे में जो तमाम अन्य कास्ट है वो काफी कम तादाद में है और इसके अलावा जो मुस्लिम वोटर है लगभग 35,000 मुस्लिम वोटर है। ऐसे में जो जातीय समीकरण है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है, और देखिए इस सीट पर सबसे खास बात यह है कि 20 वर्ष का इतिहास है कि 2 बार आरएलडी के यहाँ विधायक रहे थे, इसके अलावा 2 बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे थे, तो ये गठबंधन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा। और इसके अलावा बात चारू कैन की करूं तो चारू कैन का जिस तरीके से यहाँ कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कैंडिडेट थे वो दावेदारी में जुटे हुए थे और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने चारू कैन को प्रत्याशी उतार दिया है, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने की जो कला है वो भी देखने को निश्चित तौर पर इस चुनाव पर मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस से जो तमाम नेता थे जो दावेदारी कर रहे थे वो लंबे समय से खैर विधानसभा में ग्राउंड जीरो पर अपना काम लगे हुए थे और ऐसे में अब जब समीकरण जो बदल रहे हैं, यानी चुनावी समीकरण अब बदल गया है, समाजवादी पार्टी ने चारू कैन को प्रत्याशी बना दिया है, तो निश्चित तौर पर अंदर खाने कई जगह विरोध भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल मोहम्मद शबाब, अभी जो इस वक्त उपचुनाव को लेकर यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल रहा है, ना बीजेपी किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना चाहती है ना समाजवादी पार्टी, और ये अखिलेश यादव के पोस्ट के जरिए भी साफ पता चलता है, क्योंकि जो रात उन्होंने पोस्ट किया राहुल गांधी से बात करने के बाद, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से कोई भी सीट वो हारने के मूड में नहीं है, हार कतई बर्दाश्त नहीं होने वाली है। ऐसे में अभी जो मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब 9 की 9 सीटों पर सपा के प्रत्याशी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी जो हैं अनाउंस हो चुके हैं, 1 पर आरएलडी, किस तरह का मुकाबला, और बीएसपी भी चुनावी मैदान में, क्या बीएसपी अपनी खोई हुई जो जमीन है जो तलाशने की कोशिश कर रही है इस उपचुनाव के जरिए, कहीं लग रहा है कि पार पाती हुई नजर आ जाएगी? और देखिए, सबको मेहनत करनी है, सबको अपना खोया हुआ अस्तित्व पाना है, किसी को पुरानी जो जीत है उसका जो किला बनाया है उसको बरकरार रखना है, किसी को अपनी
खोई हुई साख को पाना। तो सबकी जद्दोजहद जारी है। चूंकि कौन जीतेगा ये तो काउंटिंग के दिन पता चलेगा। इस पर हम और आप बहुत ज्यादा कोई चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि आचार संहिता का पालन करना हमारी आपका भी जिम्मा है। लेकिन ये साफ तौर से समझा जा सकता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से एड़ी चोटी का जोर है। इंडिविजुअल अगर एक एक पार्टी का जिक्र मैं करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जो खोया है उसे वो सूद समेत वापस लेना चाहती है। लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस उसकी रही उसके बाद से उस पर एक बड़ा प्रेशर है, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। उन्होंने उत्तर प्रदेश की इन 9 सीटों में से 2 का जिम्मा खुद लिया था। हालांकि जो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं हो रहा है उसके बावजूद कटेरी में उनका पूरा जिम्मा है, वो वहां के जिम्मेदार हैं। इसी तरीके से दोनों डिप्टी सीएम के हाथ में 2-2 सीटें हैं। भूपेन्द्र चौधरी को मीरापुर जिताने की जिम्मेदारी दी गई है, कुंदरकी उनके जिम्मे है। तो वो सारी चीजें हर राजनीतिक पार्टी के जो बड़े लीडरान हैं, जो बड़े नेता हैं, उन पर बहुत बड़ा जिम्मा है। अखिलेश यादव के लिए भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण का वक्त हो गया कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाते तो कम से कम आप अपनी हार का ठीकरा या चीजों के तालमेल को बेहतर करने के लिए एक बात कह सकते थे। लेकिन अब सब कुछ जीत और हार आपके ही नक्शे कदम पर तय होगी। लेकिन अखिलेश यादव लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। आज भी अभी पार्टी कार्यालय में मीटिंग चल रही थी। अभी 4 बजे वो मीटिंग खत्म हुई है। उसके बाद ही अखिलेश यादव अपने घर गए हैं। शिवपाल यादव मौजूद थे। यानी कि हर सीट पर बारीकी के साथ निगाह रखी जा रही है, चर्चा हो रही है, किसी भी तरीके से चूक ना हो, कहीं कोई छोटी सी भी जो बारीक चीज है वो रह ना जाए। यानी कि हर तरीके से मुमकिन कोशिश है कि इन सीटों पर पार पाया जाए। रुख कांग्रेस का अगर आप करें तो कांग्रेस ने चूंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जनाधार, एक बड़ा कैनवास तैयार किया है अपने लिए, उसको उस स्टेटस को मेंटेन रखना बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि जिस तरीके से उसके सांसद लोकसभा चुनाव में जीते हैं उसके बाद ये चीजें बनी रहे। गठबंधन को बनाए रखना जितना समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी था उतना ही कांग्रेस के लिए भी मजबूरी है। देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर चुनावों में निर्भर है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसको पता है कि बिना समाजवादी पार्टी की जो है वो सपोर्ट के वो उत्तर प्रदेश में बड़ा जनाधार नहीं कायम कर सकती। यही बात समाजवादी पार्टी को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में भले आपका अपना बड़ा जनाधार हो, आपके पास अपना कैडर वोट हो, आपके पास तमाम वाहिनी, तमाम विंग्स हो, लेकिन जैसे ही आप उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे आपको कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र का चुनाव भी दिख रहा है, समाजवादी पार्टी को झारखंड का भी चुनाव दिख रहा है, अगले साल होने वाले दिल्ली के चुनाव भी दिख रहे हैं, बिहार का चुनाव भी दिख रहा है। तो समाजवादी पार्टी अब चूंकि लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा उसका अगला टारगेट राष्ट्रीय पार्टी बनने की तरफ है। इसलिए उसको हर राज्य में चुनाव लड़ना होगा, वहां पर कुछ प्रतिशत वोट हासिल करने होंगे, जिसके बाद वो राष्ट्रीय पार्टी की तरफ दर्जा बढ़ा सकती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार कोशिशों में है। आखिरी पार्टी बचती है बहुजन समाज पार्टी, जिसके लिए ये चुनाव बड़ा मजबूरी का चुनाव है और बहुत ज्यादा उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी खोई हुई साख को पाए। बहुजन समाज पार्टी के पास जो 2 सबसे बड़े वर्ग थे वोटर के, वो दलित और मुसलमान थे। पिछले चुनावों में ये दोनों ही वोटर्स उनसे खिसक गए हैं। दलित वोटर और अल्पसंख्यक वोटर जो थे वो पीडीए के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में चले गए। पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक पर बड़ी सेंधमारी हुई। बचे हुए जो दलित थे वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गए। इसके बाद जो बचा कुचा उनका वोट बैंक था वो भीम आर्मी चीफ जो है वो चंद्रशेखर रावण लेके चले गए। यानी कि मायावती के लिए चुनौती तो चौतरफा है। उनके लिए जितनी बड़ी लड़ाई समाजवादी पार्टी से, उतनी बड़ी लड़ाई भाजपा से, उतनी बड़ी लड़ाई कांग्रेस से है और सबसे ज्यादा बड़ी लड़ाई चंद्रशेखर रावण से। क्योंकि मायावती को यह पता है कि अगर उन्होंने इन चुनावों में अपनी परफॉर्मेंस को नहीं सुधारा तो चंद्रशेखर रावण अगले बड़े दलित नेता के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। मायावती ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद को फुल फ्लैश लॉन्च करने की कई बार कोशिशें की। हरियाणा चुनाव में उनके लिए बड़ी कैंपेन की गई, जनसभाएं की गई, चौपाल लगाई गई, लेकिन आकाश आनंद भी अपनी जो इमेज है, जो अपनी छाप है, उसको छोड़ पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसे में मायावती के सामने बड़ी चुनौती है कि मायावती के बाद बहुजन समाज पार्टी का अगला खेवनहार कौन होगा। क्योंकि अगर इन वोटों को समेटा नहीं गया, दलित वोटरों को वापस अपनी पार्टी में नहीं जोड़ा गया, कैडर को फिर से मजबूत नहीं किया गया, तो चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करेंगे और आने वाले वक्त में बसपा का लिए और मुश्किलों का समय हो जाएगा। तो साफ तौर से बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी मोहम्मद शवाब, प्रमोद और रवि, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर अब उपचुनाव के इस चुनावी मैदान में दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। एक तरफ सपा जो कि किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने गहन मंथन के बाद 8 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। 1 सीट पर आरएलडी जो कि बीजेपी की सहयोगी दल है वो चुनाव लड़ेगी। अब देखना यह होगा कि जनता की तरफ से क्या कुछ यहां पर निर्णय लिए जाते हैं। 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसके बाद